हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरोना के खतरे की ग्राउंड रियलिटी दिखाना चाहता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर्स ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो डराने वाली हैं और लगता है वाकई में अब डरने की जरूरत तो है। सबसे ज्यादा डराने वाली खबर यह है कि एम्स जैसे प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल, दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल, बीएचयू के हॉस्पिटल और लखनऊ के केजीएमयू जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल के 100 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से कुछ हॉस्पिटल्स में हैं। मुंबई और नागपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल कोरोना के मरीजों से भरने लगे हैं, फुल हो गए हैं। आईसीयू बेड्स कम पड़ने लगे हैं। मरीजों को वेंटिलेटर मिलना मुश्किल हो गया है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। लोग अपने परिजनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे हैं। अहमदनगर, औरंगाबाद और सूरत ये बड़े बड़े शहर हैं। यहां से शमशानों और कब्रिस्तानों से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे एक संवाददाता ने बताया कि एक हॉस्पिटल के बाहर 40 एम्बुलेंसेज में मरीज इंतजार कर रहे हैं और अब वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारें लगने की खबरें मिल रही हैं। जो लोग अब तक कोरोना से नहीं डरते थे उन्हें डर सताने लगा है। जो वैक्सीन लगवाने से डरते थे वो अब वैक्सीनेशन के लिए हिम्मत करके लाइन में खड़े हो गए हैं और इसका असर यह हुआ कि अचानक डिमांड बढ़ गई। कई जिलों में वैक्सीन कम पड़ने लगी है। अब तेजी से सप्लाई भेजी जा रही है। नए कोविड केयर सेंटर्स बन रहे हैं। आईसीयू का इंतजाम हो रहा है। सरकारों ने कंपनियों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाने को कहा है। वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन चिंता है, डॉक्टर्स का इंतजाम रातों रात कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी संख्या में नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स कहां से लाएंगे? क्योंकि जब डॉक्टर्स और नर्सेस कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो लोगों को संभालने कौन आएगा? डॉक्टर्स, नर्सेस की कमी सबसे बड़ी चिंता है। देश के बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर्स के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आई। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में 26 कोरोना वॉरियर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें से 20 डॉक्टर्स हैं, जिनमें 2 फैकल्टी मेंबर हैं, बाकी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। पिछले 10 दिन में इन सभी डॉक्टर्स को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। इनके साथ साथ एमबीएस के 6 स्टूडेंट्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह वाराणसी के बीएचयू हॉस्पिटल में 17 डॉक्टर्स को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। फिलहाल ये सभी डॉक्टर्स आइसोलेशन में हैं। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में 40 डॉक्टर्स एक साथ कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसी तरह दिल्ली के जाने माने गंगाराम हॉस्पिटल में 1 अप्रैल से लेकर अब तक यानी पिछले 9 दिन में 37 डॉक्टर्स को इस वायरस ने अपनी चपेट में लिया है। इनमें कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं तो कुछ जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स मरीजों के इलाज के दौरान कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार हुए। रात की बात इतनी है कि बीमार हुए ज्यादातर डॉक्टर्स को जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड हैं। गंगाराम हॉस्पिटल के 32 डॉक्टर्स होम आइसोलेशन में हैं। 5 प्रिवेंटिव केयर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि केजीएमयू और गंगाराम हॉस्पिटल के जिन डॉक्टर्स को कोरोना हुआ उन सभी ने कोरोना वैक्सीन ले ली थी। यानी अब कोरोना का वायरस या वायरस का कोई भी स्ट्रेन इन हेल्थ वॉरियर्स के लिए घातक साबित नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर्स के शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, इसलिए कोरोना का असर एक नॉर्मल फ्लू की तरह रहेगा। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन वो कुछ दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। ये एक
समझो कि जो वेव थी वो लोएस्ट चल रही थी, पहले फर्स्ट वेव ख़त्म हो रही थी, तो थोड़ी लैक्सिटी होती सबकी, पेशेंट की तरफ से भी, डॉक्टरों की तरफ से भी। उसका मुख्य कारण वही है कि इसकी वजह से डॉक्टर पॉजिटिव हुए। पर फॉर्चुनेटली तो सारे एक एक्सेप्ट वन सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी भी हैं, और बहुत से लोग ज़्यादा सिम्टम नहीं हैं। तो आउट ऑफ 32 तो घर पर ही हैं, और 5 जो दाखिल हैं, 5 में से भी एक बहुत बुजुर्ग हैं, वो ज़रा थोड़ा उनको, फिर वो भी आउट ऑफ डेंजर हैं अब, और 4 तो वो भी एसिम्टोमेटिक हैं, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है। और जितने बाकी हेल्थ केयर वर्कर भी हमारे 10-15 अफेक्ट हुए हैं अभी। कुछ थोड़े 5-7 ऐसे हैं जिनकी सिंगल डोज ही हुई है, मोस्टली सबकी डबल डोज हो गई है। तो इसलिए वो वैक्सीनेशन तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, तभी तो उनको सिम्टम कोई खास नहीं है, वैसे भी माइल्ड सिम्टम है। अभी लार्जली सारे एसिम्टोमेटिक हैं। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद कोरोना आपको अटैक नहीं कर सकता, अटैक कर लेगा पर आगे बीमारी नहीं कर सकता ज़्यादा। डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो या फिर हेल्थ वर्कर्स हो, इन्हें कोरोना का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर ज़रा सी लैक्सिटी हो गई, ज़रा सी लापरवाही हो गई, तो फिर इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उनका कोरोना पॉजिटिव होना बहुत हैरानी की बात नहीं है। कुछ लोगों को हैरानी इस बात पर हुई होगी कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना कैसे हो गया। इसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया था, एक बार फिर से बता दूं कि डॉक्टर्स को कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद भी वैक्सीन ही प्रोटेक्ट कर रही है। वैक्सीन के कारण संक्रमित डॉक्टर्स के शरीर में वायरस से लड़ने की ताकत आई और उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं। यह डॉक्टर्स के लिए एक राहत की बात है, लेकिन डॉक्टर्स के बीमार होने से हॉस्पिटल्स पर प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी तुरंत पूरी नहीं हो सकती। और दिक्कत यह कि इस समय ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना हमारी और आपकी आशंका से भी ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। आज भी जो टोटल फिगर्स आई वो अब तक का रिकॉर्ड है। हॉस्पिटल्स के बाहर एम्बुलेंसेस की लाइनें लगी हैं। मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की जगह नहीं बची है, मरीज बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स कम हो रहे हैं। बस यहीं से सिस्टम के क्रैश होने की शुरुआत होती है। आज हमारे रिपोर्टर्स ने जो तस्वीरें भेजी, उनमें हेल्थ सिस्टम आपको बिखरता हुआ दिखाई देगा, और यह बात चिंता में डालने वाली है। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। कोरोना के मामले में हमारे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 है, और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में मुंबई के बाद नागपुर का नंबर है। नागपुर शहर के हॉस्पिटल पहले से भरे हुए हैं। नागपुर रूरल में सिर्फ एक हॉस्पिटल है, उसमें सिर्फ 14 बेड है, सभी भरे हुए हैं, फुल। एक कोविड केयर सेंटर खोला गया है, वो भी फुल है। इसलिए अब मरीजों को मजबूरी में 100 किलोमीटर दूर अमरावती जाना पड़ रहा है, और एम्बुलेंस वाले मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मरीजों के परिवारों से पेशेंट को अमरावती तक पहुंचाने का 10 से 12 हजार रुपए वसूला जा रहा है। मेरी माँ है अन्नपूर्णा कालीचरण पाटिल। क्या हुआ है उनको? कोरोना बता रहे हैं उनको, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो कहाँ लेके जाने हैं? अभी अमरावती बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी है। एम्बुलेंस वाले 12,000 बोल रहे, 10,000 में डन करो बोल रहे ऑक्सीजन के कारण, और फिर अभी अमरावती शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं लोग। एक बेड अमरावती तो 100 किलोमीटर यहाँ से। हाँ, तो लेके जाना पड़ेगा। बाकी जगह बेड नहीं है, बाकी जगह बेड नहीं, एक ही बेड मिला वहाँ पे, वो भी डॉक्टर चिंचे के थ्रू। तो एम्बुलेंस वाले कितना मांग रहे हैं? 10,000 रुपए। 10,000 रुपये मांग रहे हैं। हाँ। काटोल में कोई सरकारी दवाखाना नहीं है जहाँ पे एडमिट किया जा सके? नहीं, यहाँ कोई नहीं ले रहे, या सिटी स्कैन करो बोलते, और ये अभी सांस लेने में बहुत दिक्कत है। और 12,000 बोल रहे थे, लेकिन 10,000 में डन हो गए एम्बुलेंस वाले। 10,000 मांग रहे। 10,000 मांग रहे। सुविधा का बहुत अभाव हो रहा है, और इसलिए गरीब को वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ से प्राइवेट में जाने के लिए फिर अमरावती बुकिंग करते हैं लोग, और यहाँ से जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। उसमें हमारे पेशेंट भी बहुत परेशानी में है। यहाँ पर काटोल नरखेड़ तहसील में कोई भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जो ऑक्सीजन लेवल कम होए, HRCT में प्रॉब्लम आए तो उनको कवर कर सके पेशेंट को, इसलिए लोगों को 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज तो कई बेड अवेलेबल नहीं है। यहाँ 15-15 हजार रुपये एम्बुलेंस वाले मांगते हैं, 12,000 रुपये मांगते हैं। और ग्रामीण भाग में जो कोरोना फैल रहा है, इसका कारण है
RT-PCR टेस्ट को नहीं करना और किए तो उसका रिपोर्ट 5 दिन बाद आना। नागपुर में आपको इस तरह की 20 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, नासिक जैसे शहरों के हॉस्पिटल्स में और भी बुरा हाल है। बेड्स करीब करीब फुल हो चुके हैं। कुछ जगह तो ऐसी है जहां कॉरिडोर में ही मरीजों का इलाज हो रहा है। हॉस्पिटल के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, ऐसे पेशेंट जिनकी हालत खराब होती है, जिन्हें आईसीयू की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की तुरंत ज़रूरत होती है, उनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नॉर्मल बेड अवेलेबल हैं, लेकिन आईसीयू फुल है। ऐसे बेड्स अवेलेबल नहीं है जहां ऑक्सीजन की सुविधा हो। एक बेड खाली होता है तो कई मरीज एडमिशन के लिए पहुंच जाते हैं। हर किसी को अपने परिवारजनों की चिंता है और इस चक्कर में आपस में तकरार होती है, झगड़े होते हैं। मेरे भाई को एडमिट करने के लिए कल रात को आए थे, लेकिन कोविड टेस्ट नहीं था तो उनको बोले हमें एडमिट नहीं कर सकते, कल कोविड टेस्ट लेके आओ। फॉर्म भरा, आधार कार्ड दिया और सुबह को मैसेज आया कि नंबर 202 बेड अवेलेबल। हाँ दिखाइए, नंबर 02 बेड अवेलेबल, इतना लिखा है और अभी मैसेज कर रहे हैं 9 बेड अवेलेबल, जबकि हम यहाँ पहुँच गए तभी 5 बजे मैसेज कर रहे हैं। सुबह को 7:40 को मैसेज आया कि बेड नंबर 02 बेड अवेलेबल। अभी 02 नंबर का बेड है और अभी बोल रहे हैं नॉट अवेलेबल। 02 यानी TO22 बोल रहे हैं ये लोग कि नो 2 बेड अवेलेबल। 2 ऐसा इंग्लिश कौन लिखता है? ऐसा इंग्लिश लिखता है कोई हॉस्पिटल वाला? लिखेगा तो क्लियर लिखा है नंबर 02 बेड अवेलेबल और अभी बोल रहे हैं नो बेड अवेलेबल। शाम को 5 बजे मैसेज आ रहा है, तो सुबह को 7:40 का हमारे पास मैसेज है कि नंबर 02 बेड अवेलेबल। कितने बजे पहुंची थी? अभी मैं 4:30 बजे पहुंच गई हूँ। 4:30 बजे पहुंच गई हूँ। ये देखो पूरा पल्स हॉस्पिटल का रिपोर्ट लेके आई हूँ मैं। आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं कि कोरोना के मरीजों के परिवार वालों को किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि उसके परिजन को, परिवार वाले को जल्दी से जल्दी इलाज मिले, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, लेकिन हॉस्पिटल्स की मजबूरी है। अगर नॉर्मल मरीज हैं तो नॉर्मल बेड का इंतजाम तो हो सकता है, मरीज का इलाज कॉरिडोर में भी हो सकता है, जगह बनाई जा सकती है, लेकिन आईसीयू बेड रातों रात तो नहीं बढ़ाए जा सकते। हमारे रिपोर्टर्स ने अलग अलग जगह हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट से बात की, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की। सबका कहना है कि मरीजों की तादाद के मुकाबले रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं और ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी हमारे यहाँ बेड ऑक्यूपेंसी आज की 1427 पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं और हमारी कैपेसिटी वार्ड्स की 2015 है। तो हमारे यहाँ अभी नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड्स तो हैं, लेकिन ऑक्सीजनेटेड बेड सब फुल हो गए हैं और आईसीयू भी फुल हो गया है पूरा। हमारे यहाँ 200 बेड्स हैं आईसीयू के, लेकिन आज के दिन अभी हमारे यहाँ 138 पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कल तक हम और आईसीयू बेड्स भी कमीशन कर पाएंगे और हमारी कोशिश बहुत कर रहे हैं कि कल शाम तक हम और 62 बेड्स आईसीयू में बढ़ा दें। हर कोई हॉस्पिटल्स में अपने दोस्तों की तलाश कर रहा है, कोई डॉक्टर्स को अप्रोच कर रहा है, कोई मैनेजमेंट को अप्रोच कर रहा है, कोई किसी के आगे हाथ जोड़ रहा है, कोई पैसे देने को तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में इस वक्त 90,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और रोज 8,000 से 10,000 नए मरीज सामने आते हैं और पूरी मुंबई में सिर्फ 50 आईसीयू बेड और अवेलेबल हैं, बाकी सब फुल हैं। हालत इतनी खराब है कि इस वक्त मुंबई में 92% आईसीयू बेड्स पर मरीज हैं, ये बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 93% वेंटिलेटर्स एंगेज्ड हैं। यानी इस वक्त अगर मुंबई में किसी मरीज की हालत नाजुक है, क्रिटिकल है, तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने में बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, बड़ी मुश्किल होगी। हालात को देखते हुए अब बीएमसी के हॉस्पिटल्स में मेकशिफ्ट बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है। जो कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स बने थे उन्हें रिवाइव किया गया है, अब उनमें नए बेड्स लगाए जा रहे हैं। मुंबई की मेयर का कहना है कि कुछ जगह
एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी आईसीयू वाले बेड्स दिए गए, जो ठीक नहीं है। आईसीयू वाले बेड सिर्फ उन मरीजों को दिए जाने चाहिए जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सिम्प्टोमेटिक है। वर्ली नेस्को इधर की आईसीयू और बाकी बेड की आज ही उद्घाटन करे, 600 बेड होंगे आईसीयू होंगे। हाँ, उसमें आईसीयू 150-200 आईसीयू भी होंगे। अभी वार्ड ऑफिसर हम कह के गए हैं, तो हम उद्घाटन करने वाले आज ही। तो इसका मतलब है O2 के बेड, CCC 1 में जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सब करने को तैयार। मतलब वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है मुंबई में? ऐसा नहीं, कमी नहीं चाहिए। वो तो देखो, अभी मैं कल भी हम बॉम्बे हॉस्पिटल या बाकी हॉस्पिटल में जाके देखने वाले, जो सिम्टोमेटिक, जो CCC 1 CCC 2 में आ सकते, वो हॉस्पिटल के बेड पकड़ के बैठेंगे। तो जिसको सिम्टम्स है उनको बेड नहीं मिलेगा, वो तो देखना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है लोगों ने भी जो सुविधा की है, अच्छी सुविधा है। देखो, हमारे घर में शादी होती है तो कभी कभी अपने को बाजू के घर में जाके कपड़ा चेंज करना पड़ता है, या का वैसे थोड़ी सी असुविधा हो भी सकती है, हम नहीं कहते, लेकिन अपने भले के लिए वो सुविधा भी मान के चलना चाहिए। आप सोचिए, कोई ऐसा परिवार जिसका एक व्यक्ति आईसीयू की जरूरत है, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे जब उसे पता चलेगा कि नॉर्मल कोरोना पॉजिटिव मरीज को, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है और उनके लिए बेड नहीं है, तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। डॉक्टर्स यही बताते हैं कि जिन कोरोना पॉजिटिव लोगों में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, उन्हें तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं होती, वो 14 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इसके बावजूद मुंबई में ऐसे कई केसेस मिले जहां एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया गया। इसकी वजह क्या होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। कहीं पैसा चलता है, कहीं कनेक्शंस चलते हैं और कहीं पॉलिटिकल प्रेशर चलता है। मैं आपको गुजरात का हाल दिखाता हूं। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में जैसे हालात हैं, ऐसे गुजरात में हो रहे हैं। गुजरात में अब रोज 3000 नए मामले सामने आ रहे हैं। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, ये बड़े सिटीज हैं, यहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उन पर जबरदस्त प्रेशर है। राजकोट की तस्वीरें देखिए। ये चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का होम टाउन है। यहां सिविल हॉस्पिटल में कोरोना सेंटर बनाया गया है, लेकिन अब रोजाना इसी तरह एम्बुलेंसेस की लाइन लगती है। जरा सोचिए, एक एक बार में 40 एम्बुलेंस शहर के अलग अलग इलाकों से मरीजों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच रही हैं और लाइन में खड़ी हैं। हॉस्पिटल के बाहर जाम जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है और एक एक मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कई कई घंटों का वक्त लग जाता है। लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और जो लोग कोरोना पेशेंट को लेकर वहां आते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, उन पर क्या बीतती होगी, ये आप देखिए। वो पेशेंट के करीब भी नहीं जा सकते। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहते हैं, लेकिन इंतजार में खड़े रहना पड़ता है। अब जरा नॉर्थ इंडिया में आते हैं। उत्तर प्रदेश, अब तक हमेशा देखते थे कि उत्तर प्रदेश की हालत ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। लखनऊ में एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले तो अफसरों के साथ आज लखनऊ में एक रिव्यू मीटिंग की और इसके बाद उन्होंने प्रयागराज और वाराणसी में कोविड कमांड सेंटर्स का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को हिदायत दी है कि वो कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें, शहरों में जाएं, तैयारियों का जायजा लें और हेल्थ सिस्टम में जो कमी दिखे उसे तुरंत दूर करने की कोशिश की जाए। योगी ने अफसरों से कहा कि जो कोविड केयर सेंटर्स बंद हो गए थे, उन्हें जरूरत के हिसाब से तुरंत रिवाइव किया जाए, एक बार फिर खोला जाए। अब हमारे रिपोर्टर्स हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल गए। कोरोना के सिचुएशन को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ उन्होंने बात की। डॉक्टर्स ने बताया कि लखनऊ के करीब करीब सभी हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, कोई जगह नहीं है।
नए मरीज लगातार आ रहे हैं और इस बार मुश्किल यह है कि मरीजों की हालत बहुत जल्दी बिगड़ रही है। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लंग्स में भी तेजी से इन्फेक्शन फैलने लगा है। इस समय की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत गंभीर है और इस समय जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो पेशेंट काफ़ी सीरियस आ रहे हैं। जो पहले स्थिति थी कि कुछ पेशेंट्स का ही एक्सरे का वो गड़बड़ आता था, एक्सरे रिजल्ट्स रिपोर्ट्स गड़बड़ आते थे, लेकिन इस समय ज़्यादातर पेशेंट्स जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं उनके भी एक्सरे अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो स्थिति ये है कि पेशेंट 24 घंटे के अंदर ऑल ऑफ सडन डिटोरिएट हो रहा है और कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। हमने अपनी पूरी जी जान लगा रखी है, जितने मैन पावर में हम जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और चूंकि लखनऊ के सारे अस्पताल लगभग पूरी तरह से भरे हुए हैं संक्रमित मरीजों से, तो मुझे लगता है कि जो अति गंभीर मरीज हैं उनको भी हम कहीं शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। वेंटिलेटर शहर में कम पड़ गए हैं लखनऊ में? सर वेंटिलेटर्स तो हर जगह मुझे लगता है अवेलेबल है, लेकिन जो मैन पावर है जो वेंटिलेटर चला सके वो मैन पावर कम है। अब हालत देखिए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, हॉस्पिटल्स पर मरीजों का प्रेशर है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट्स नहीं हैं। और ऊपर से एक और नई मुसीबत है, दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। वैसे तो इस वायरस की कोई दवा नहीं है। कई बार डॉक्टर कोरोना के पेशेंट्स जब वो सीरियस हो जाते हैं तो उनके लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाते हैं। आज हमारे रिपोर्टर ने बताया कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए मेडिकल शॉप्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। ज्यादा से ज्यादा 5-6 हज़ार में बिकने वाला एक इंजेक्शन 1.5 लाख में बिक रहा है। और हैरानी की बात है कि इसके बाद भी यह इंजेक्शन मिल नहीं रहा, दुकानें से इंजेक्शन गायब हो गया है। आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 28,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। मरीजों के परिवार वाले डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन लेकर एक मेडिकल शॉप से दूसरी मेडिकल शॉप पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि मध्य प्रदेश में अचानक रेमडेसिविर की डिमांड को लेकर अफरा तफरी मच गई है। जब कोरोना की वजह से मरीजों की हालत गंभीर हो जाती है, वो क्रिटिकल हो जाते हैं, ऐसे वक्त में उन्हें ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लंग्स के इंफेक्शन को कंट्रोल करने में होता है। ये 100% इफेक्टिव है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि ज्यादा संख्या में लोग सीवियरली इफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन दुकानों से गायब हो गया है। हॉस्पिटल्स ने मरीजों के परिवार वालों से कह दिया कि आप इंजेक्शन ले आइए, हमारे पास स्टॉक नहीं है। बच्चा हाथ नहीं जोड़े तो क्या करें, कहीं हमको इंजेक्शन ही नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी। हम वहाँ स्वास्थ्य के यहाँ गए, हर मेडिकल छान मारा हमने, कल पता चला यहाँ आ रहा है। जी जी। लेकिन यहाँ पे भी ये कह रहे नहीं है। अच्छा। हाँ तो क्या करें, कैसे, एक ही बेटा है, कैसे बचाएंगे हम। इंजेक्शन अवेलेबल है नहीं है? नहीं बता रहे। आपको किसके लिए चाहिए? मेरे ससुर साहब है, सासू माँ है, दादी सास है, तीनों एडमिट है, दो क्रिटिकल में ऑक्सीजन में है। क्या बोला गया आपसे? मना कर दिया गया है रेमडेसिविर के लिए। हाँ उन्होंने क्या बोला है? अरेंज कीजिए। अरेंज करिए। ये भी यहाँ पे कह रहे हैं ही नहीं इंजेक्शन के लिए आए थे रेमडेसिविर। किसके लिए लेना था? मेरे पापा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है अभी। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर एडमिट है वहीं पे बात करिए हॉस्पिटल में। वहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, आप खरीद के ले आओ। तो आप यहाँ पे आए, क्या बोले? आप यहाँ पर बोले तो यहाँ कुछ पुलिसकर्मी है तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि बोले आप वो जो दुकान वाले सीधे हॉस्पिटल में ही भेजेंगे। तो आप कैसे लेंगे अब क्या हम मजबूर है, धक्के खा रहे हैं। कल भी चक्कर काट के पैसे लेके जेब में दिन भर घूमते रहे, आज भी आकर खड़े हैं। सवेरे से एक लड़के को भी लिया, वो भी खड़ा है, सुबह से भूखे प्यासे खड़े हैं, कोई मिलने की उम्मीद ही नहीं है। अब कैसे क्या लेंगे, मरने के लिए छोड़ दिए, अब क्या करें, पैसे लेके जेब में खड़े हैं, चाहे जितना पैसा लें हम देने को तैयार हैं। नहीं मिल रही यहाँ पर और हॉस्पिटल वाले भी मना कर रहे, इतना परेशान हो रहे 4-5 दिन से।
पापा भर्ती है मेरे। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? सर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने अभी बंद किया हुआ है। अच्छा। वो बोल रहे हैं आप लोग गैप मेंटेन करिए तो व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। अच्छा, तो कौन भर्ती है आपका? मेरे पड़ोसी हैं दो, वो दोनों वाइफ हस्बैंड, वो दोनों ही एडमिट हैं। अच्छा। तो करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं उनकी मदद के लिए आया हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर लिख के दे रहे हैं? हाँ जी, डॉक्टर का पर्चा भी साथ में। कहाँ पे है? ये JK हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप देख रहे हैं लोगों को किस किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हाथ जोड़ने को तैयार हैं, धक्के खाने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी का परिवार वाला, किसी का पड़ोसी किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। हर जगह यही हाल है। इंदौर का हाल भी मैं आपको दिखा देता हूं। किसी का बेटा हॉस्पिटल में है, किसी की बेटी बीमार है, किसी के पापा ICU में है, तो किसी की मां। परिवार के जितने लोग हैं वो सब शहर की अलग अलग केमिस्ट शॉप के बाहर लाइन में लगे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कहीं तो नंबर आ जाए, कहीं तो इंजेक्शन मिल जाए। लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा और लोगों की बातें सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। सुबह 7 बजे से खड़े हैं सर हम लोग जी। इंजेक्शन चाहिए। कल भी हम लोग खड़े थे पर कल हमें टोकन भी नहीं मिल पाया और आज भी सुबह से खड़े हैं। क्या उम्मीद है आज? भगवान करे कि मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इतनी इमरजेंसी और इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो हमें तो कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए तो अच्छा है। हॉस्पिटल तो ये बोल रहा है कि आप 1 घंटे में लेके आओ। हमें तो रात भर हो गई है, दिन भी हो गया है वापस। कल दिन 2 बजे से खड़ा था तो भी ना नंबर आया ना टोकन मिल पाया। कल तो बेटा और पापा वापस गए, कल मिला ही नहीं उनको। 11 बजे तक यहाँ से नहीं मिला, फिर मुझे आना पड़ा यहाँ सुबह। बहू एडमिट है, हॉस्पिटल तो छोड़ के आई हूँ मैं। इंजेक्शन है बेटे के लिए, बेटे अलग हॉस्पिटल में है। वन्या से मैं 3 रोज से मेरे बाबा भर्ती है सुपर स्पेशलिस्ट में, तो उनके इलाज के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या है यहाँ पर, क्या लेना है? इंजेक्शन नहीं मिल रहे सर, इंजेक्शन में बहुत परेशान हो रहा हूँ सर। इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा सर। कल भी नंबर लगाया था सर, आज भी नंबर लगा बैठा हूँ सर। सुबह 6 बजे से बैठा हूँ सर अभी यहाँ पे। इस वक्त मध्य प्रदेश में रोजाना 4000 से ज्यादा कोरोना के नए पेशेंट सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 2 हफ्ते में 2.5% से बढ़कर 13% को पार कर चुका है। यह बहुत चिंता की बात है। हालात को काबू में करने के लिए चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज अफसरों के साथ रिव्यू मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि दवाओं को लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जब सारी प्रॉब्लम्स उनसे सामने रखी गई तो उन्होंने कहा कि सरकार अब खुद रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद करेगी और हॉस्पिटल्स में पहुंचाएगी। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे व्यवस्थाएं बनाने में। सरकार खरीद रही, सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी, सरकार खरीदेगी, पहुंचाएगी। दुख की बात यह कि जब देश संकट से गुजरा है, जब लोग परेशान हैं, ऐसे में दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करके कुछ लोग सिर्फ कमाई करना चाहते हैं, कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर करना चाहते हैं, थोड़े से पैसे के लिए लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। हालांकि अब पुलिस एक्शन में आई है, ऐसे लोगों पर एक्शन भी हो रहा है। आज ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को जोगेश्वरी इलाके से गिरफ्तार किया। इन लोगों के कब्जे से रेमडेसिविर के 284 इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 14 लाख रुपए होगी। लेकिन ये लोग इस फिराक में थे कि इस इंजेक्शन की कमी होने के बाद मरीजों के परिवार वालों की मजबूरी का फायदा उठाकर एक इंजेक्शन को 1-1 लाख रुपए में बेचा जाए। सोचिए कितना मुश्किल वक्त है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लेकिन आम आदमी की प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हो जाती। अब जो उदाहरण मैं आपको दूंगा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लग रही हैं। शमशान में दिन रात चिताएं जलाई जा रही हैं। शमशान की आग ठंडी नहीं हो रही। लोगों को अपने परिजन को जलाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। इसके लिए भी अप्रोच लगानी पड़ रही है। और कब्रिस्तान कोई अलग नहीं है। कब्रिस्तानों में 2 गज जमीन मिलना मुश्किल हो गया है। आज कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आई जो दिल दहलाने वाली है, डराने वाली है, परेशान करने वाली है। इस तरह के हालात की उम्मीद
किसी को सपने में भी नहीं थी। आप सोच भी नहीं सकते कि अंतिम संस्कार के वक्त परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद ना हो। 4 लोग रात के अंधेरे में एम्बुलेंस में लाशों का ढेर लेकर शमशान पहुंचे, एक एक लाश को जमीन पर रखें और थोड़ी बहुत लकड़ियां रखकर जैसे तैसे अंतिम संस्कार की रस्म को पूरा किया जाए। और मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक नहीं, कई कई शहरों में हो रहा है। आज महाराष्ट्र के अहमदनगर, बीड और औरंगाबाद से ऐसी ही तस्वीरें आई। अहमदनगर में कोरोना से 42 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन शमशान घाट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक मशीनें हैं। एक लाश को जलने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। जैसे तैसे करके 20 शवों का अंतिम संस्कार किया गया और इसके बाद भी जब 22 शव बच गए तो मौजूद लोगों ने जमीन पर ही चिता तैयार की, लकड़ियां लगाई और फिर एक एक करके मुखाग्नि दी। सोचिए, जिस शमशान में कुछ दिन पहले तक सिर्फ गिनती के शव पहुंचते थे, अब वहां पर एक साथ 40 से ज़्यादा डेड बॉडीज पहुंची हैं। और ये डेड बॉडीज हैं कोरोना के पेशेंट्स की, जिनको कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। हमारे रिपोर्टर्स का कहना है कि कई बार तो ऐसा हो रहा है कि जो लाश सुबह पहुंचती है अंतिम संस्कार के लिए, उसका नंबर अगले दिन सुबह आता है। लेकिन दिक्कत इतनी नहीं है, जिस तरीके से शमशान में शव लाए जा रहे हैं वो भी हैरान करने वाला है। लोगों का कहना है कि 5 लाख की आबादी वाले शहर के सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही एम्बुलेंस है और एक ही शव वाहन है। दोनों का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों की लाशों को शमशान पहुंचाने में हो रहा है। एक गाड़ी में एक साथ 6 लाशों को एक के ऊपर एक रखकर एम्बुलेंस पे लाद कर शमशान भूमि तक लाया जाता है। जरा सोचिए, कोविड प्रोटोकॉल तो कहता है कि एक बार में एक शव को डिस्पोज किया जाना चाहिए। नियम तो यह है कि एक शव को डिस्पोज करने के लिए कम से कम 4 लोग होने चाहिए जो पूरी तरह पीपी किट पहनकर पहुंचे। लेकिन हालत इतनी खराब है कि अहमदनगर में 2-3 लोग ही इन सारे शवों को एक साथ एम्बुलेंस और शव वाहन से उतारते हैं और फिर यही लोग क्रियाकर्म भी करते हैं। हैरानी की बात यह कि पीपी किट तो छोड़िए, इन लोगों के पास न तो ग्लव्स हैं और न चेहरे पर मास्क। कोरोना काल में सिस्टम किस तरह कोलैप्स हो रहा है, क्रैश हो रहा है, लोगों को कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है, ये तस्वीरें उसका सबसे भयानक एग्जाम्पल है। पिछले टाइम पर जब पहला वेव के टाइम पर हमने जो नज़ारा बताया था, वीडियो देखा था इधर, तो और वो बताया था, उनके बारे में हमने प्रशासन से बात किया, आयुक्त से, हमारे जो मेयर से बात कर रहा था, सबसे बात करके हमने बोला था उनको एम्बुलेंस बढ़ाओ, एम्बुलेंस बढ़ाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उन्होंने वही टाइम पर बोले थे, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे द्विवेदी साहब, उन्होंने वही सिचुएशन को देख के एम्बुलेंस ज़्यादा जो रेंट से लिए थे और वही चलाए थे उधर। आज तो ऐसी परिस्थिति की गाड़ी नहीं है, तो अभी भी उन्होंने नई गाड़ी नहीं ले ली, तो हमको उन्होंने खाली प्रस्ताव बजट में तरतूद करके रखी है और गाड़ी नहीं ले, जो कुछ है सब कागज़ पर ही है। इसकी वजह से आज ये परेशानी लोगों को हो रही है। ये जो बेचारे जो डेड बॉडीज जल रहे वन टाइम, तो उसकी वजह से हो रही है। पूरे शहर में आज 5 लाख लोग पॉपुलेशन है और एक एम्बुलेंस है, तो कैसा होगा? वही पेशेंट भी लेके जाती है और डेड बॉडीज भी वही लेके जाती है। औरंगाबाद की तस्वीरें देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। शमशान में लाशों को जलाने के प्लेटफॉर्म कम पड़ने लगे हैं। जिस शमशान में 3 प्लेटफॉर्म हैं, यानी एक साथ 3 चिताएं जल सकती हैं, उस शमशान में एक साथ 9 लाशें पहुंच रही हैं। लाइनें लगी हैं। कई घंटों के इंतजार के बाद भी जब नंबर नहीं आता तो लोग अब जमीन पर ही लकड़ियां रखकर चिता बना देते हैं और जला देते हैं। जमीन पर ही अंतिम क्रियाक्रम किया जा रहा है। हालत कितनी तेजी से बिगड़ी है,
लोग किस कदर हैरान परेशान हैं, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा कि पूरे मार्च में औरंगाबाद से कोरोना की वजह से 435 लोगों की लाशें शमशान में पहुंची हैं। 435 लोगों की जान गई है, लेकिन अप्रैल के 9 दिनों में 200 से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। बीड़ के हालात आपको दिखाते हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने दिखाया, तस्वीरें भेजी। एक ही प्लेटफॉर्म पर 8 लाशों को रखकर एक साथ सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बीड़ की तस्वीर औरंगाबाद और अहमदनगर से थोड़ी अलग थी। बीड़ में कोरोना के मरीजों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी पीपी किट पहनकर शमशान घाट पहुंचते हैं, खुद ही अंतिम संस्कार करते हैं। घर वालों को शमशान में आने की इजाजत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के शमशानों में लाशों की लाइन है, इसी तरह की तस्वीरें गुजरात से आ रही है। सूरत में तो स्थिति ऐसी है कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में हर रोज 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इसकी वजह से शमशान घाट पर शवों के लिए लाइन लगने लगी है। कल ही सूरत के उमरा शमशान घाट पर 80 से ज्यादा शवों के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लाया गया, और इनमें से 25 से ज्यादा ऐसी डेड बॉडीज थी जिनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया। लाशों की संख्या ज्यादा होने के कारण अब शमशान में टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि वो कितने घंटे के बाद अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे, लेकिन परेशान लोग वक्त से पहले पहुंच जाते हैं, और फिर हालत ऐसी हो जाती है कि एक लाश चल रही होती है और दूसरी लाश प्लेटफॉर्म के नीचे इंतजार कर रही होती है। मैं सारे उदाहरण आपको इसलिए दिखा रहा हूं तो आपको पता चले कि किस किस तरह की तकलीफें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। वो परिवार वाले जिन्हें अपने परिजन की लाश के अंतिम संस्कार के लिए शमशान में कई कई घंटे तक धूप में बैठना पड़ रहा है। शमशान के केयर टेकर ने बताया कि वो करे तो क्या करे, पहले के मुकाबले अब 3 गुना ज्यादा डेड बॉडीज आ रही हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। स्मशान भूमि में अब जो पहले बॉडी आती थी वो एवरेज 15 से 20 की एवरेज में चलती थी बॉडी नॉर्मल केस में। अभी कोविड आने के बाद अभी हम 80 बॉडी पे पहुंचे हैं, मतलब 4 गुना ज़्यादा, इसलिए पोजीशन ख़राब ही है। वेटिंग तो अभी समझो कि सुबह से 20 वेटिंग में हो गई होगी, 15-20 वेटिंग में होगी। अगर वो निकाल हो जाएगा, धीरे धीरे निकाल कर देंगे उसको। खाली सिर्फ तकलीफ है हमें गैस की 4 ही भट्टी है, और कोविड की जो बॉडी आती है वो गाइडलाइन के हिसाब से गैस में करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है। मैं कई घंटों तक देश के कोने कोने से आई ऐसी तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन समय की सीमाएं हैं। एक बात साफ हो जाती है, जिनके परिजन हॉस्पिटल में हैं वो दवा के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। जिनके सगे संबंधी की मौत हो गई वो अंतिम संस्कार के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कोरोना की जंग के बीच, देश के आम लोगों की तकलीफ के बीच हमारे देश में बहस किस बात पर हो रही है, किस राज्य को कितनी वैक्सीन दी गई। नेता क्या डिस्कस कर रहे हैं, वैक्सीन की सप्लाई किसको कितनी मिली और किसको कम क्यों मिली। सियासत की वजह है कि कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए हैं। मुंबई के 29 वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए हैं। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में वैक्सीन खत्म हो गई, लोगों को वापस जाना पड़ा। कोई दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। नानावती, लीलावती, ब्रीच कैंडी, ये मुंबई के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, नामी हॉस्पिटल हैं। यहां पर वैक्सीन मिलना बंद हो गया है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि वैक्सीन की मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े। मेरे ख्याल से कोवैक्सीन 1 लाख
1,76,000 सॉरी हाँ 1,80,000 और कोविडशील्ड आ रही है और कोवैक्सीन 46,630 ये है। तो मुझे लगता है बहुत ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी वैक्सीन आनी चाहिए महाराष्ट्र में, मुंबई में, और अपना जो संकट गड़द हो रहा है जो कोविड का, कोरोना का, वो कम करने के लिए थोड़ी सी राहत मिल सकती है। कुछ ऐसा ही हाल नागपुर का भी है। यहाँ भी सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर जीएमसी हॉस्पिटल में वैक्सीन खत्म होने का पोस्टर लगा दिया गया है। यहाँ सुबह से ही वैक्सीन लगाने वालों, बुजुर्गों और 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की लाइन लगी थी, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लिखा था वैक्सीन नहीं है। नागपुर में कल 84 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर थे। इनमें से 3 सेंटर ऐसे हैं जहां भारत बायोटेक की वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए लोगों को वापस लौटना पड़ा। कितनी उम्र है आपकी? मैं 66 साल। क्या कहा यहाँ पे? यहाँ पे कहा कि भाई अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, 2 दिन बाद आके देखो, हम आपको बता नहीं सकते कब आएंगे कब नहीं। आपको इसके और 15 दिन के अंदर आप कभी भी ले सकते हैं, आप 2 दिन बाद मतलब कैसा मालूम पड़ेगा? बोले पेपर में आएगा तो मालूम पड़ेगा। तो कोई इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं, उनको भी मालूम नहीं है कि कब डोज आ रहे। ख़त्म हो गए बोले, अभी नहीं, सोमवार को आ जाना बोले, सोमवार तक के आ जाएंगे बोले, बता नहीं सकते, सोमवार को आके देख लेना बोले। तो हम सेकंड वाले के लिए आए, उन्होंने 28 दिन में बुलाए थे, पर अभी अवेलेबल नहीं है बोलते वो। तो कब बुलाया उन लोगों ने? अभी सोमवार मंगल को आके देखो, यहाँ से फ़ोन नंबर रहना तो हम आने पूछ सकते हैं ना, कम से फ़ोन नंबर नहीं दिया ना अभी तक। अभी फिलहाल स्टॉक नहीं है बोले, 2-4 दिन के बाद में आके देखो बोले। स्टॉक खत्म हो गया? हाँ, स्टॉक। पहला डोज है, सेकंड डोज है आपका? मेरा तो सेकंड डोज है। वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, 8 दिन से नहीं है बोल रहे हो। अब मेरा तो मेटल वाल पड़ा हुआ है, मेरे को 2 दिन पहले जो है ना INR वाली जो ब्लड पतला करने वाली दवा है ना, वो बंद करना पड़ती है और उसके बाद मैं वैक्सीन ले सकता हूँ। अब मैंने 2 दिन से बंद करके रखी और फिर मैं अभी आने के बाद भी, और यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है, और वो वाल के लिए मेरा INR भी बहुत गिर गया। अभी तारीख कुछ बताई उन्होंने? नहीं, कोई तारीख नहीं बताई। हर जगह लोगों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। किसी को ब्लड थिनर बंद करने की लिए ज़रूरत पड़ती है, कोई बहुत दूर से आता है, लेकिन इसकी परवाह नहीं है। वैक्सीन की कमी को महाराष्ट्र सरकार ने राजनीति का मुद्दा बना दिया है। उद्धव सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन दूसरे मुल्कों को दे दी, इसलिए हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। मेरा प्रश्न केंद्र सरकार से है कि किसी भी देश ने अपनी खुद की वैक्सीनेशन बनाने के बाद में अपने लोगों को मरता छोड़ के बाकी के देशों को देने का काम किया है क्या, सिवाय देश के? हमारे भारत देश ने, हमारे यहाँ आज 1 लाख के करीब पेशेंट्स आ रहे, हम हमारे लोगों को पूरी तरीके से दे नहीं पा रहे, और आपने ले जाके पूरी दुनिया भर में दवाई बांटने का काम कर रहे हैं। क्या आप अमेरिका से बड़े हैं? क्या अमेरिका से बड़ी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या उतने डेवलप्ड हैं? तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को पहला दिया, सारे लोग अपने नागरिकों को पहला दे रहे। आज हमारे नागरिकों को हम पूरा नहीं कर पा रहे। ये टाइम लोगों की जान बचाना है, ये पेंडेमिक है, हमारे देश की जनता बचनी चाहिए, हमारे लोग बचना चाहिए, हमारे लोगों को हमारी दवाइयाँ पहले मिलनी चाहिए, ये सोचो। जिस अंदाज में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री वैक्सीन की कमी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी इसी अंदाज में बात की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा और कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं है। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों की जा रही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे, हम सबको मिलकर महामारी को हराना है। और राहुल ने लिखा कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में राज्यों की राय भी सुननी चाहिए और उन सभी लोगों को टीका लगना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। अब राहुल गांधी ने सियासत की तो जवाब दिया, और करारा जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने राहुल को जवाब देने के लिए एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। उन्होंने क्या कहा कि क्या पार्ट टाइम पॉलिटिशियन राहुल गांधी अब फुल टाइम लॉबिंग में आ गए हैं?
पहले उन्होंने फाइटर प्लेन कंपनीज की लॉबिंग की, अब वो फार्मा कंपनीज की लॉबिंग कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ना इतना आसान नहीं है, इसके लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट करना होता है, लेकिन राहुल को यह सब समझ नहीं आता। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की कमी नहीं है, बल्कि बेसिक हेल्थ केयर की कमी है। वो अपनी पार्टी की सरकार को वसूली रोककर वैक्सीनेशन पर फोकस करने को कहें। यह बात सही है कि कुछ जिलों में वैक्सीन की कमी है, लोगों को बिना वैक्सीन लगाए वापस जाना पड़ा है, लेकिन देश में वैक्सीन की कमी नहीं है। सभी राज्यों को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन मिल रही है। अगर कहीं सप्लाई नहीं पहुंची तो यह सियासत का इशू नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह कि वैक्सीन की सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच भेदभाव के कोई सबूत नहीं मिले। जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने शिकायत की, उसे गुजरात के बराबर वैक्सीन मिली, जबकि उसकी आबादी गुजरात से बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को भी इतनी ही वैक्सीन की सप्लाई हुई। हालांकि यूपी की आबादी महाराष्ट्र से डबल है। जिस वैक्सीन की अब राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं, मुझे याद है शुरुआत के दिनों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसी वैक्सीन की एफिकेसी पर सवाल उठाए थे। कहा था अगर वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है तो सबसे पहले मोदी क्यों नहीं लगवा लेते। और फिर कांग्रेस की शासित प्रदेशों के 2 मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हो चुका वो हो चुका, उसे भूल जाइए। अब कोरोना वैक्सीन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कोरोना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर महाराष्ट्र में कोरोना का कहर ज्यादा है, मरीज ज्यादा हैं, मुश्किलें बड़ी हैं, तो इसके लिए वहां की सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। ऐसे ही अगर कहीं वैक्सीन की सप्लाई में थोड़ी कमी रह गई तो इसके लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इस समय जरूरत है लोगों की परेशानियों को समझने की, सब तरह के लोगों को मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ने की, टेस्टिंग बढ़ाने की, ट्रेसिंग पर ध्यान देने की, लोगों को यह समझाने की कि मास्क लगाने की जरूरत है और बारी आने पर वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। के खतरे की हमने बात की, दिल दुखाने वाली खबरें दिखाई, लेकिन इस दुख के माहौल में भी कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसे देखकर समझ नहीं आता कि हंसे कि रोएं। अब डॉक्टर समझा कर परेशान हो गए कि अगर मास्क लगाएं तो जरा ठीक से लगाएं, नाक और मुंह ढकें, तभी खतरे से बचेंगे। लेकिन फिर भी लोग किस अंदाज में मास्क लगाते हैं। जाने माने उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक फोटो ट्वीट की है, कुछ दिन पहले की है। इस तस्वीर में यह व्यक्ति एक लोकल ट्रेन में सफर कर रहा है, लेकिन मास्क से मुंह और नाक ढकने की बजाय अपनी आंखों को ढका है ताकि आराम मिल सके। अब इन साहब को देखिए, इनका भी वही हाल है। ये प्लेन में सो रहे हैं, लेकिन मास्क मुंह पर लगाने के बजाय आंखों पर बांधा हुआ है। अब इनके बारे में कहें तो क्या कहें, जब आंखों पर पट्टी बंदी हो तो क्या किया जा सकता है। कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, ये बार बार समझाया जाता है। अब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए सर्कल बनाए जाते हैं। मकसद होता है कि लोग एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर खड़े हों, लेकिन देखिए लोग कोरोना से बचने के बजाय धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां लोगों को खड़ा होना चाहिए वहां लाइन में चप्पल जूते रख दिए हैं और खुद एक दूसरे के पास बैठ गए हैं। यह कोरोना को ओपन इन्विटेशन है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह संकेत दिया कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जा सकता है। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन पिछले साल बीजेपी की ही सरकार ने किया था। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। इस बोर्ड का काम 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा का संचालन करना था। इन 4 धामों के साथ उत्तराखंड के 51 मंदिरों को भी देवस्थानम बोर्ड के तहत लाया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस फैसले से मंदिर के पुजारियों में जबरदस्त नाराजगी थी। इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा था। हाईकोर्ट में भी इसे चुनौती दी गई थी, लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते अपना फैसला नहीं बदला। लेकिन आज कुंभ में साधु संतों के साथ बैठक के बाद
उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाएगा और 4 धाम में वही व्यवस्था लागू की जाएगी जो शंकराचार्यों के वक्त से चली आ रही है। और वक्त हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं, अचानक पड़ी है। जनरल बाजवा ने इमरान खान के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग क्यों की? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।